दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस आईपीएस ऑफिसर या फिर मैं कहूं ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए यूपीएस स्कीम है वो लॉन्च कर दी है। इसका मतलब सिंपल है कि जिन लोगों को पेंशन को लेकर के थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि यार इतना टाइम हम गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हैं, देश को सर्व करने में दे रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों को सिक्योरिटी और मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हिमाचल सरकार का ये कदम है ना, इसको गेम चेंजर से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर हमें समझना होगा कि कैसे एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक बहुत ही शानदार बैलेंस दिखाई पड़ता है यूपीएस में, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल को कम से कम 10 साल की सर्विस अपनी देनी होती है, और अगर वो 25 साल की सर्विस या उससे ज्यादा दे देता है तो उसको और भी ज्यादा बेनिफिट्स दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या इसमें ये मैकेनिज्म है, कैसे ये गेम चेंजर अपनी तरह से साबित होने वाला है। तो हिमाचल में भी यूपीएस की एंट्री, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी है। यहां पर जो भी आईएएस आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ना, तो उनको पूरा मौका मिलेगा कि वो लोग एनपीएस से स्विच करके यूपीएस की तरफ आ सकें। अब यहां पर सवाल यह आता है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं, क्या इसके फायदे होंगे, पूरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यह कह दिया था कि 1 अप्रैल 2025 से मोर और लेस इसको इंप्लीमेंट कर देना है, और इसमें यह कहा था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई आपके पास में टाइम है कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 3 महीनों के अंदर अंदर अपनी अधिसूचना नोटिफिकेशन रिलीज करो, और ऑल इंडिया सर्विसेज में जिस भी इंडिविजुअल को या फिर जो भी आप कैटेगरी को अपनी तरफ से यूपीएस स्कीम या यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत लाना चाहते हो, तो उनके लिए आप एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लो और उन लोगों को अलाउ कर दो। तो ऐसे में हिमाचल का ये कदम है ना, ये बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग है, और ज्यादा तो उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब की इतनी प्रिपरेशन में इतना टाइम क्यों लगाया जाता है? एक सेफ्टी रहे, एक सिक्योरिटी रहे कि हाँ चलो ठीक है, बुढ़ापे में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे ओपीएस एनपीएस और यूपीएस को। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं उनमें प्रतिज्ञा दिवस को लेकर के जो ऑफर्स थे उनको एक्सटेंशन दिया गया है, और अब जो है वो ये फाइनल किया है कि 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाए। तो ऐसे में आपको जब भी कोई कोर्स परचेज करो इनमें से, तो आपको PD 1000 कूपन कोड लगा देना है, तो आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें आप 1 साल का प्लान लेकर के चल रहे हैं तो प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में और टाइटन इंग्लिश में, 2 साल का प्लान लेकर के चल रहे हो तो संकल्प है आपका इंग्लिश और हिंदी में, पिनेकल इंग्लिश में, और 3 साल का प्लान है तो प्रारंभ आप ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट इंग्लिश में, और ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एक ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके अलावा जो लोग अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन मेंस 2025 प्रोग्राम भी रन कराया जा रहा है, और इसमें सबसे खास बात क्या है कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है 2025 का, उनको बिल्कुल फ्री में ये कोर्स अवेल कराया जा रहा है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप बिल्कुल इन कोर्सेज को एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज कर दिया था कि भाई जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से रिलीज कर दे अपना नोटिफिकेशन और फाइनल कर दे कि हाँ भाई कहां पर कैसे इनको फॉर्म भरने का प्रोसेस आगे चलना है। तो इसमें क्या है कि योजना जो है ये स्कीम, इसमें जो भी अधिकारी होंगे जिनको भी एलिजिबल यहां पे कंसीडर किया जा रहा है, उनको फॉर्म A2 भरकर अपने कार्यालय प्रमुख को 3 प्रतियों में प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब 3 कॉपी सबमिट करनी होगी, और इसके बाद में जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली आगे जिला कोषाधिकारी को वो आपकी एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। फिर उसकी जैसे ही वेरिफिकेशन होकर के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कंप्लीटली यूपीएस के लिए। तो हमें यहां पर समझना जरूरी है कि यूपीएस होता क्या है। देखो, वैसे तो हमारे पास में पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर 2003-4 के टाइम पे एनपीएस ला दी गई, और अब यूपीएस का इंट्रोडक्शन अभी देखें तो लेटेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाता है। तो सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क हम समझते हैं। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो क्या था कि लास्ट जो सैलरी मिलती थी ना किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसका 50% उसको पेंशन के तौर पर मिलना स्टार्ट हो जाता। साथ ही साथ डीए जो था, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो भी साथ ही साथ समय के साथ में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मिलता रहता था। इसमें आपको ग्रेच्युटी भी मिलती थी, एक कंबाइंड कहे ना एक लमसम अमाउंट, जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को लास्ट में दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको अपना खुद की सैलरी में से कुछ नहीं कटवाना पड़ता था, और पेंशन मोर और लेस आपकी फिक्स रहती थी। तो ये तो था ओपीएस का मैकेनिज्म। पर होता क्या है कि जब 6th पे कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई थी ना, तो सैलरीज हाइक जबरदस्त हुआ था, मार्केट में बहुत पैसा फ्लड हुआ। तो ऐसे में
ओपीएस को खत्म करके और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया था न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। ये मार्केट लिंक रिटर्न्स पर डिपेंड करती है, शेयर मार्केट में इनमें कितना क्या उछाल आ रहा है उसके हिसाब से आपकी पेंशन कैलकुलेट होती थी। इसका मतलब कोई गारंटीड पेंशन मिले ये जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा तो कभी कम भी हो सकती है। पर हां, एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट्स के प्रोविजन दिए गए, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी में से पैसा कटवाना पड़ता है और फ्लेक्सिबल विड्रॉल के ऑप्शंस भी है। आप चाहो तो एक साथ पैसा निकलवा सकते हो, आप चाहो तो टुकड़ों में भी अपनी पेंशन को यूज कर सकते हो। अब यूपीएस में क्या किया है कि आप जो लास्ट सैलरी उठाओगे ना पिछले 12 महीनों की, उसका एवरेज निकाल करके 50% निकाल लिया जाएगा कि हां जी ये 50% सैलरी एवरेज मंथली के हिसाब से पिछले 12 महीनों की बनती है, वो हो जाएगा। प्लस में आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, अगेन महंगाई के हिसाब से आपको एक बेनिफिट दे दिया जाएगा और साथ ही साथ गारंटीड पेंशन आपको मिलेगी, आपकी फैमिली को भी इसकी। जो आप मान लो कि जो इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, उनकी डेथ हो गई या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे में फैमिली को भी यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो यूपीएस के अंदर ये चीज आ गई तो फैमिली भी यहां पर बेनिफिट उठा पाएगी जैसे कि ओपीएस में उठा पाती थी, है ना। इसके अलावा इन्फ्लेशन, आपको महंगाई से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। बस फर्क इतना सा ही है कि यहां पर आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिनिमम मिलने वाली है, ठीक है। तो आप एनपीएस की तरफ जाते हो तो वहां पर तो मार्केट ओरिएंटेड आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा पूरी इकोनॉमी का, या जहां पर भी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स किए गए तो उनके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मानो कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट, आपकी पेंशन जो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है उसका शेयर मिलेगा। यूपीएस में आपको मोर और लेस गारंटीड प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन जो होगी वो मिनिमम लेवल पे होगी। तो ऐसे में यूपीएस है क्या, ये देखो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसलिए दी गई थी जिससे कि उनको रिटायरमेंट के बाद स्टेबिलिटी, डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, राइट। जिससे कि वो अपनी खुद की लाइफ भी अच्छे से जी सके और अपने परिवार वालों को भी अच्छी जिंदगी दे सके। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जो अभी के टाइम पे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंडर में कवर्ड है, 2003-4 से लेकर अभी तक आपको पता है बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हो चुके हैं, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। वो लोग इससे एनपीएस से यूपीएस की तरफ स्विच कर सकते हैं, उनको अपना डिसीजन खुद के सोच समझ के लेना पड़ेगा। यूपीएस की तरफ आप जाओ तो उसके लिए क्या टाइम फ्रेम आपके पास में, 1 अप्रैल 2025 का टाइम फ्रेम डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। तो बोल दिया कि इसके 3 महीनों के अंदर अंदर जो लोग भी यूपीएस की तरफ जाना चाहे वो जा सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कह दिया कि आप भी अपने लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे यूपीएस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र ने देखो सबसे पहले यूपीएस स्कीम लॉन्च कर दी थी, महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसको इंप्लीमेंट करने का डिसीजन पहले ही ले लिया था। अब जो है धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी इस लाइन में ज्वाइन होते जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश इसमें लेटेस्ट है। अगर सभी स्टेट्स इसको ज्वाइन कर लें तो आप ये मान के चलें कि मोरलेस 90 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो कि यूपीएस में क्या मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया है। आपको कम से कम 10 साल की सर्विस तो आपकी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप सोचो कि भाई मैं रिटायर्ड आदमी हूं, एनपीएस के अंडर में कवर हो रखा है और मुझे अब यूपीएस में स्विचिंग करवानी है, मुझे यूपीएस में जाना है, तो भाई आपको यह देखना होगा कि आपकी सर्विस क्या कम से कम 10 साल की रही थी कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर फुल पेंशन जो होती है ना लास्ट में कैलकुलेट होकर के पिछले 12 महीनों की एवरेज निकाल करके 50% पेंशन आपकी बनती है, वो आपको तब मिलेगी जब आप 25 साल या उससे ज्यादा की सर्विस करते हैं। अदरवाइज फिर आपका टाइम ड्यूरेशन उसके हिसाब से कैलकुलेशन होकर आपको अमाउंट मिलेगा। तो पेंशन अमाउंट किसके आधार पर हो गया, समझ में आ गया। अगर 25 साल या उससे ज्यादा की आपकी सर्विस होती है तो पिछले 12 महीने मतलब 1 साल की आपकी सैलरी उठाकर के एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज से निकाला जाएगा कि मंथली 50% कितना बनता है वो बनेगा, और साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो है वो भी होता रहेगा। अगर आपने 10 साल की सर्विस ही की है और आप 10-25 साल तक की पूरी नहीं करते हो पर 10 से ज्यादा की कर लेते हो तो आपको मिनिमम 10,000 रुपए पर मंथ तो मिलेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि 10 से और कितने ज्यादा साल आपने सर्व किए थे गवर्नमेंट जॉब में, राइट। इसके अलावा जिन लोगों की सर्विसेज 10 साल से कम है वो लोग यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ग्रेच्युटी अमाउंट का भी यहां पर प्रोविजन किया गया है कि अगर इंडिविजुअल अगर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है तो ऐसे में उनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेच्युटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उनको सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियली। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल का जो मैकेनिज्म एनपीएस का था वो यहां पर एज इट इज एप्लीकेबल लगा दिया कि आप 3 साल बाद में अपना पूरा अमाउंट भी निकलवा सकते हो, अपना पूरा टुकड़ों में पैसा निकलवा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट विद बाय गिविंग स्पेसिफिक रीजन। तो ये चीजें है ना, ये डिसाइड हो रही है। एलिजिबल कौन है, देखो 1 अप्रैल 2025 से इसकी इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी ज्वाइन करेंगे ना वो लोग तो यूपीएस के लिए जाएंगे ही, पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो भी अगर एनपीएस से यूपीएस की तरफ जाना चाहे तो जा सकते हैं। पॉइंट इज कि एक बार अगर एनपीएस से यूपीएस की तरफ चले गए तो आप एक तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते हो, आपको फिर यूपीएस में कंटिन्यू करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें
तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वो मोर और लेस एलिजिबल हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे नोटिफिकेशन रिलीज करती जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल सरकार ने कर दी है। इसके अलावा कौन एलिजिबल नहीं है? नंबर 1 वो एम्प्लॉइज जिन्होंने 10 साल की सर्विस किए पहले ही रिजाइन दे दिया। नंबर 2 सर्विसेज से हटा दिया गया हो, डिसमिस कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी सर्विस जो भी देगा, लंबी सर्विस जो भी अच्छी से देगा, उन लोगों का फ्यूचर सीधा सीधा यूपीएस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी कर रहे हैं, करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है भाई इसके थ्रू कि आप अपनी तैयारी के दौरान उन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करें जिससे कि सर्विसेज को पूरी एकदम प्रॉपर्ली डिलीवर करें, बिना किसी करप्शन, बिना किसी नेगेटिव चार्जेस के। अगर आपकी सर्विसेज से आपको हटा दिया गया तो पेंशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म है यूपीएस का। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम भी करेगी, तो साथ ही साथ उनके लिए एक बूस्ट का काम भी करने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।